बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, welcome to all of you again. Yesterday we were discussing about human excretory system, and human excretory system we has discussed its main components and structure of kidney. Today we will discuss about functional unit of kidney, nephron, in detail, that make kidney and perform its functions. So moving towards structure of nephron, nephron are functional units of kidney. किडनी को बना रहे, किडनी का फंक्शन भी परफॉर्म करें. On the behalf of location, there are two main types of nephron. कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नेफ्रॉन वो किस्म के नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद है किडनी के, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएंगे. जबकि दूसरी किस्म है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन जो कि अरेंज हैं एट बॉर्डर लाइन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला. कॉर्टेक्स से शुरू होके मेडुला तक जा रहे हैं. और इस किस्म के नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पोर्शन पिरामिड्स में मौजूद है, बल्कि पिरामिड्स को बना ही यही रहे. तो ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ दिस नेफ्रॉन अरेंज टू फॉर्म रेनल पिरामिड्स. और इसी किस्म के नेफ्रॉन ज़्यादा कीमती हैं, ज़रूरी हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. हालांकि देखा जाए तो 85% किस्म नेफ्रॉन की किस्म कॉर्टिकल है, जबकि 15 to 25% टाइप्स जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की हैं. लेकिन अफादियत में, अहमियत में जक्स्ट्रा मेडुलरी ज़्यादा अहम है. अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ. तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट रेनल कॉर्पसल कहलाएगा, दूसरा हिस्सा रेनल ट्यूब्यूल है, और तीसरा हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट है. जिनमें से रेनल कॉर्पसल का काम ब्लड लेना है रेनल आर्टरी से और इस ट्यूब्यूल को देनी है. ट्यूब्यूल का काम रीएब्जॉर्प्शन करवानी है, मेन फंक्शन. और कलेक्टिंग डक्ट ने यूरिन लेके नेफ्रॉन से पेल्विस को पास करना है. इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहला कंपोनेंट है रेनल कॉर्पसल. इस रेनल कॉर्पसल के फिर आगे 2 हिस्से हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल. ग्लोमेरुलस इज बॉल ऑफ कैपिलरीज. ग्लू का लफ्जी मतलब ही राउंड के लिए है. तो राउंड स्ट्रक्चर दैट इज बॉल ऑफ कैपिलरीज. इसमें कैपिलरीज के फिर आगे 2 पार्ट्स बनते हैं. वो ब्लड कैपिलरीज जो ब्लड एंटर करवा रही हैं, लेके आ रही हैं ग्लोमेरुलस की तरफ रेनल आर्टरी से. एफरेंट, ए का मतलब आने वाली, लाने वाली आर्टरी, ब्लड वेसल. और दूसरी है ईफ्रेंट, ई एग्जिट से याद रखिएगा कि वो ट्यूब्यूल, ब्लड वेसल, आर्ट्रियोल जो ब्लड वुमेन कैप्सूल से वो बाहर लेके जा रही है, ग्लोमेरुलस से बाहर लेके जा रही है ट्यूब्यूल की तरफ, ट्यूबुलर सिस्टम की तरफ. तो रेनल कॉर्पसल के 2 बड़े कंपोनेंट्स, ग्लोमेरुलस है एक, और उस ग्लोमेरुलस के अराउंड कप शेप्ड स्वेलिंग मौजूद है जो कि कहलाती है बोमेन्स कैप्सूल. दिस रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होके इसमें एंटर होगा. कैसे, वो भी देखते हैं थोड़ी देर में. तो ब्लड फिल्टर होके कप शेप्ड स्वेलिंग में आएगा जो कि कहलाएगी बोमेन कैप्सूल. वुमेन कैप्सूल स्वेलिंग है अराउंड ग्लोमेरुलस. तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं पहला कंपोनेंट नेफ्रॉन का, जो कहलाता है रेनल कॉर्पसल. दूसरा कंपोनेंट है ट्यूबुलर सिस्टम. ट्यूबुलर सिस्टम के फिर आगे 3 हिस्से. पहला हिस्सा
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाएगा। प्रॉक्सिमल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जो पहला है कॉर्पसल के बाद पहला हिस्सा ट्यूब्यूल का। उसके बाद लूप ऑफ हेनले डिस्कवरर के नाम की बेस पे इस लूप जो यू शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, स्ट्रेट है, इसके दो हिस्से डिसेंडिंग लिम्ब, वो बाजू जो नीचे की तरफ जा रहा है, और असेंडिंग लिम्ब जो फिल्ट्रेट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, असेंडिंग लिम्ब कहलाएगा। और तीसरा हिस्सा है ट्यूबुलर सिस्टम का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आखिरी बल खाया हुआ, डिस्टल आखिरी बल खाया हुआ हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट से पहले। तो ट्यूबुलर सिस्टम के तीन हिस्से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं। जबकि अब इनके साथ जो आपको लाइट पिंक कलर में नज़र आ रही हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की लेबलिंग की फॉर्म में, ये ब्लड कैपिलरीज हैं ट्यूब्यूल के अराउंड, जिन्होंने ट्यूब्यूल को घेरे हुए वुमेन कैप्सूल से निकलेंगी ग्लोमेरुलस से, और पूरे ट्यूब्यूल को कवर कर लेंगी, घेर लेंगी रीअब्जॉर्प्शन के लिए। इन कैपिलरीज की दो किस्में हैं, पेरिट्यूबुलर जिसने पूरे ट्यूब्यूल को कवर किए हुए हैं हर तरफ से, जबकि इसी का वो हिस्सा जो लूप ऑफ हेनले को कवर कर रहा है वो कहलाता है वेजा रेक्टा। एडिशनल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज लूप डाउन अराउंड लूप ऑफ हेनले टू फॉर्म वेजा रेक्टा, दिस मेनली प्रेजेंट इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और याद रखिएगा कि वेजा रेक्टा उन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये नहीं होते, और यही स्पेशलिटी है यहाँ रीअब्जॉर्प्शन के लिए और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। तो ये हमारे पास ट्यूबुलर सिस्टम था नेफ्रॉन का। तीसरा बड़ा हिस्सा नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट है, इसका काम ब्लड को कलेक्ट करके लेके पास करना है पेल्विस की तरफ। अब आते हैं नेफ्रॉन के फंक्शन की तरफ। तो नेफ्रॉन का फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन के तीन बड़े स्टेप्स हैं नेफ्रॉन के अंदर जो हो रहे हैं। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप है सेक्रीशन। तो पहला स्टेप फिल्ट्रेशन, ब्लड जो एफरेंट आर्ट्रियोल से वुमेन ग्लोमेरुलस में एंटर हो रहा है वो फिल्टर होके कप शेप्ड स्वेलिंग में एंटर होगा वुमेन कैप्सूल में। तो ये फिल्ट्रेशन है। इस फिल्ट्रेशन की स्पेशलिटी है बाय फिल्ट्रेशन का काम कहाँ पे हो रहा है? वुमेन्स कैप्सूल में। कहाँ से? ग्लोमेरुलस से। ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू वुमेन कैप्सूल। तो यहाँ ब्लड फिल्टर होगा। अब वो फिल्टर ब्लड कैसे होगा? उसकी स्पेशलिटी है फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर provides filtration pressure by folding of glomerulus and porous wall of glomerulus। अब यहाँ पे आपको बंच गुच्छा नज़र आ रहा है कैपिलरीज का वुमेन कैप्सूल के अंदर, जिसको हम ग्लोमेरुलस का नाम दे रहे हैं। ग्लोमेरुलस यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। हालांकि ये आर्ट्रियोल हैं, आर्टरीज हैं छोटे वाली, जो एफरेंट रेनल आर्टरी से छोटी आर्टरीज बनेंगी आर्ट्रियोल, लेकिन चूंकि यहाँ वो कैपिलरी का अपेयरेंस दे रहे हैं बल्क खाए हुए गुच्छे की तरह, इसलिए अक्सर यहाँ कह देते हैं ग्लोमेरुलस के लिए टर्म कि दिस इज बॉल ऑफ कैपिलरीज। एफरेंट आर्टरीज जो इसमें आई थी, आर्ट्रियोल सॉरी, उन्होंने यहाँ बल्क खाया हुआ हिस्सा बनाया। यहाँ पे आर्ट्रियोल की स्पेशलिटी है वॉल्स की। एक तो वो बल खाए हुए हैं, बल से प्रेशर ज़्यादा डिवेलप होगा। दूसरा, इसकी वॉल्स पोरस हैं, कहीं भी पोरस वॉल्स ब्लड कैपिलरी में नहीं है सिवाय इस हिस्से के। तो पोरस वॉल्स की स्पेशलिटी होगी कि आराम से ईजिली ब्लड उंडेला जाएगा, पास होगा, एंटर होगा उन पोर्स के थ्रू कप में, वुमेन कैप्सूल में ब्लड आ जाएगा ईजिली।
बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है जैसा कि पाइप सीधा पड़ा हो तो उसमें प्रेशर कम होता है। अगर पाइप को उलझा कर रखा जाए और पीछे टूटी चलाई जाए, टैप खोली जाए, तो प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा पाइप में। और अगर उस पाइप को जगह जगह उसके पोर्स कर दी जाएं तो उन बारीक पोर्स से प्रेशर से, जिस प्रेशर से पानी आ रहा है पाइप में, उसी प्रेशर से, बल्कि कहीं ज़्यादा प्रेशर से उन सुराख से पानी निकलेगा। सेम यही सिचुएशन यहाँ ग्लोमेरुलस की है कि यहाँ बल प्रेशर बढ़ा रहे हैं और दूसरा इसकी पोरस वॉल। तो ब्लड, सारा का सारा ब्लड जो कि आराम से निकल सकता है, आ सकता है, गुजर सकता है उन पोर से, सिवाय ब्लड सेल्स के, सारा का सारा ब्लड बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा, कप में आ जाएगा। तो बोमेन फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाएगा। और इस फिल्ट्रेट में शामिल है वाटर, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, सॉल्ट्स एट्सेट्रा। हर चीज़ जो आ गई है सिवाय ब्लड सेल्स के। तो इसलिए सारा ही इसकी ऑलमोस्ट प्लाज्मा की कंपोजिशन है जो बोमेन कैप्सूल में आई है। अब बोमेन कैप्सूल के बाद अगला स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन का। रीअब्जॉर्प्शन के लिए all useful substances reabsorbed, mainly glucose, salts, when filtrate leave proximal convoluted tubule, it contain waste. फिल्ट्रेशन के बाद दूसरा काम इन ट्यूब्यूल्स ने करना है। यहाँ पे हो रही है रीअब्जॉर्प्शन। अब यूजफुल मटेरियल्स में हर चीज़ ही थी सिवाय ब्लड सेल्स के। पूरी ब्लड की कंपोजिशन तो यहाँ आ गई। तो सारा ब्लड अगर निचड़ के यहाँ यूरिन बन के बाहर चला जाएगा तो हमारी बॉडी में तो आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी। इसलिए सिवाय यूरिन के वेस्ट के सारे का सारा मटेरियल वापस ब्लड में जाएगा। तो वो ब्लड में जाने के लिए ये रेड कलर की कैपिलरीज जो आपको नज़र आ रही हैं, जिसे हमने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वेजा रेक्टा का नाम दिया था, सारा यूजफुल मटेरियल वापस रीअब्जॉर्ब होंगे इसमें। तो ये रीअब्जॉर्प्शन है। और तीसरा बड़ा फंक्शन है नेफ्रॉन का सेक्रीशन। सेक्रीशन ये है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले एरिया में ब्लड कैपिलरीज इसको भी घेरे हुए कुछ मटेरियल्स ब्लड से यहाँ वापस सेक्रेट होते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर तो इस ट्यूब्यूल से मटेरियल रीअब्जॉर्ब हो रहे थे। एक बार ब्लड से मटेरियल बोमेन कैप्सूल में आएंगे तो इस ट्यूब्यूल से गुजरते हुए उनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन कुछ मटेरियल वापस ब्लड से इन ट्यूब्यूल में आएगा। ये सेक्रीशन है। सेक्रीशन ज़रूरी है। सम सब्सटेंसेस आर सेक्रेटेड इन ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल फ्रॉम ट्यूबुलर एपिथेलियम। एपिथेलियम वॉल है इस ट्यूब्यूल की। तो ये मटेरियल आए असल में कहाँ से हैं? ब्लड से आए हैं। ब्लड की एपिथेलियम से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वहाँ से इस ल्यूमिन ट्यूब्यूल के एपिथेलियम से होते हुए इसके ल्यूमिन में आ जाएंगे। तो ब्लड से मटेरियल्स वापस जाने के साथ साथ कुछ इस ल्यूमेन में आ भी रहे हैं। जो आ रहे हैं वो सेक्रेशन कहलाएगी। सेक्रेशन का में मेनली शामिल है हाइड्रोजन आयन, और इनका सबसे बड़ा मकसद ब्लड यूरिन की पीएच जो कि स्लाइटली एसिडिक होती है उसे मेंटेन करना है। तो ये 3 बड़े फंक्शंस थे नेफ्रॉन के। इन्हीं फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो ओवरऑल हम किडनी को लें तो किडनी काम कर रहा है एज एक्सक्रीटरी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। बॉडी के फ्लूइड्स और सॉल्ट्स को बैलेंस कर रहा है अपने पिछले 3 फंक्शंस की वजह से जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो किडनी के बारे में कहा जाता है इट प्रोड्यूस वेरिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन बट डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बच्चों टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, काइंडली तो एहतियात से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और अगर समझ ना आए तो इसे 2-3 बार रिपीटेडली सुनिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। और उसके बाद जो अब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, ये आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पे मौजूद है एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के नाम से। लॉन्ग के लिए बहुत कीमती है लीवर के साथ साथ। तो पानी की अवेलेबिलिटी की बेस पे मुख्तलिफ किस्म के यूरिन प्रोड्यूस करता है किडनी। कैसे? अब उसकी 2 कंडीशंस हैं। अगर
पानी की अमाउंट कम है बॉडी फ्लूइड्स में, हमने कम लिए है, हमारे प्लाज्मा में कम है कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी, तो इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ प्रिंसिपल फंक्शन। तो पानी कम से कम यूरिन से बाहर निकाला जाना है, तो ज़्यादा मकसद है पानी को रीअब्जॉर्ब करवाया जाए। इस काम के लिए दो मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोन्स। इन दोनों को अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो अगर पानी की कमी है फ्लूइड्स में, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई में पानी कम रीअब्जॉर्ब होगा, जबकि अगर पानी की अमाउंट ज़्यादा है, हमने पानी ज़्यादा लिया है, इनटेक ज़्यादा है, हमारा बॉडी फ्लूइड ज़्यादा है, हाइपोऑस्मोटिक फ्लूइड्स की सिचुएशन है किडनी के अराउंड, ब्लड में, प्लाज्मा में, तो फिर पानी कम से कम रीअब्जॉर्ब होगा। दिस विल बी डन बाय इनहिबिशन ऑफ एडीएच। एडीएच हार्मोन जो पानी की रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, वो नहीं रिलीज़ होगा, इनहिबिट हो जाएगा, जिससे पानी की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इस सिचुएशन में डाइल्यूटेड यूरिन रिलीज होगा। तो ओवरऑल किडनी की इन फंक्शंस की बेस पे कह सकते हैं कि मैमल्स में 99% पानी कंजर्व होता है, सिर्फ 1% पानी, 0.5 to 1% पानी यूरिन में जाएगा और बाकी पानी वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे कि वो है या नहीं। अभी हम बात कर रहे थे रीअब्जॉर्प्शन के हवाले से कि अगर रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, पानी कम है फ्लूइड्स का, तो अगर ज़्यादा पानी रिमूव हो गया, चला गया कलेक्टिंग डक्ट की तरफ, तो पानी की कमी हो जाएगी बॉडी फ्लूइड्स में, प्लाज्मा में। इसलिए दो मैकेनिज्म इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में काम करें। एक मैकेनिज्म है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा मैकेनिज्म है हार्मोन्स। इन दोनों ने मिलके काम करना है रीअब्जॉर्प्शन में। इनका सबसे बड़ा रोल रीअब्जॉर्प्शन का है, क्योंकि प्लाज्मा सारा ही आ गया था निचड़ के बोमेन कैप्सूल में जो इस ट्यूब्यूल से गुजर रहा है, लेकिन ये दो मैकेनिज्म पानी की और सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से पहला मैकेनिज्म है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर का लफ्ज़ी मतलब है अपोजिट और करंट कहते हैं फ्लो को। तो अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लूइड्स का फ्लो करना काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। ये opposite flow of materials into consecutive tubes which maximize rate of reabsorption is called as counter current multiplier। अब काउंटर करंट के लिए देखें, सबसे पहले तो प्रॉक्सिमल पार्ट है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, जिसका काम है रीअब्जॉर्ब्स आयंस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, मेनली ग्लूकोज और कुछ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा प्रॉक्सिमल पोर्शन में। उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के एरिया में असल होगी रीअब्जॉर्प्शन। लूप ऑफ हेनले के दो बड़े कंपोनेंट्स हैं, दो बड़े हिस्से हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। तो पहले कंपोनेंट आता है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के बाद हिस्सा है, इसका सबसे बड़ा काम है दिस इज परमिएबल टू वाटर, allow osmotic outflux of water in interstitium। के इस ट्यूब्यूल से ब्लड बाहर निकलेगा और जाएगा अपने आसपास के एरिया में जो कि है इंटरस्टिशियम, स्पेसिस अराउंड एपिथेलियल सेल्स ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स का एरिया। ये सारा एरिया ही इंटरस्टिशियम है। इस इंटरस्टिशियम के एरिया में पानी जाएगा। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है पानी के आउटफ्लो के लिए, पानी यहाँ से जाएगा वापस बाहर की तरफ और वहाँ से ब्लड में चला जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जबकि असेंडिंग लिम्ब स्पेशल है, वो लिम्ब जो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब, दिस इज़ नॉट अलाउ ऑस्मोटिक आउटफ्लक्स। ये पानी के लिए परमिएबल नहीं है, बल्कि इसका काम है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस इनटू इंटरस्टिशियम। ये सॉल्ट्स को रिमूव करवाएगा बाहर के एरिया में। अब ये सॉल्ट्स को कैसे रिमूव करवाएगा? देखें, पहले पानी जैसे ही बाहर निकलेगा तो बाहर का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक।
लेकिन इंटरस्टिशियम हमेशा हाइपर रखा जाता है। इस काम के लिए असेंडिंग से अब जाएगा, बाहर आएगा, सॉल्ट्स बाहर निकलेंगे ताकि इंटरस्टिशियम ये वाला एरिया हाइपर रहे। पहले पानी बाहर आया था तो पानी इसको डाइल्यूट ना कर दे, अब इस हिस्से से मेनली बाहर आ रहे हैं सॉल्ट्स ताकि इंटरस्टिशियम हाइपरटोनिक रहे। तो इस हिस्से से सॉल्ट्स बाहर जाएंगे मेनली, ये इस हिस्से का काम था। तो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ काउंटर करंट मैकेनिज्म। दो साथ साथ वाली ट्यूब्स में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और उनकी रीअब्जॉर्प्शन भी मुख्तलिफ हो रही है। जबकि उसके बाद आता है ये सोडियम आयंस की जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है असेंडिंग लिम्ब में, इसके लिए मेन हार्मोन काम कर रहा है ADH। इसका हम अभी हवाला देखते हैं, जिक्र करते हैं नेक्स्ट। दूसरा बड़ा कंपोनेंट जो कि रोल प्ले कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, उनमें है हार्मोन्स। काउंटर करंट मल्टीप्लायर के बाद दूसरा बड़ा रोल हार्मोन्स का है जो काम करते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो हार्मोन्स में से एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन बाय एड्रिनल ग्लैंड ऑन टॉप ऑफ किडनी के टॉप पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, अलहदा से उनका सेटअप है। इनका काम एक्ट ऑन थिक लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करना है। ये थिक इस जगह जिसमें हम बात कर रहे थे कि ये हिस्सा सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करवाता है। तो एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस, एक्टिव की टर्म इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अभी मैं बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि पानी के बाहर निकलने के बाद यहाँ जो सोडियम एक्चुअली हमेशा से इंटरस्टिशियम का एरिया हाइपर ही होता है, वो हाइपर ही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी अपने जो सेटअप है सॉल्ट्स और फ्लूइड्स का वो हाइपरटोनिक ही होता है। तो सॉल्ट्स उस हाइपरटोनिक मतलब उसमें सॉल्ट्स ऑलरेडी ज़्यादा है। तो सॉल्ट्स अब दोबारा से जब इस हिस्से में सॉल्ट्स जाएंगे, स्पेशली इस थिक एरिया में सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो इसलिए एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि सॉल्ट्स लो टू हाई जा रहे हैं, ऑलरेडी इंटरस्टिशियम में है, मज़ीद जा रहे हैं। तो इस हिस्से पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम करेगा। जबकि दूसरा हार्मोन है बच्चों एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसका सबसे बड़ा रोल है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी ब्रेन के एरिया में एक मास्टर ग्लैंड मौजूद है पिट्यूटरी के नाम से, उसके पोस्टीरियर लोब से ये रिलीज़ होता है। इसको वैजोप्रेसिन के नाम से भी याद किया जाता है, ये वैजोप्रेसिन भी कहलाता है। इसका काम पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाना है मेनली। इस एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर। पानी की ट्रांसपोर्ट कैसे होगी कलेक्टिंग डक्ट में? तो कलेक्टिंग डक्ट में ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं, एक्वा पोर्स के नाम से मशहूर इसकी एपिथेलियल वॉल्स में। उन पोर्स से पानी इंटरस्टिशियम में आएगा और इंटरस्टिशियम से ब्लड में चला जाएगा। तो बाय मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। पानी जब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से निकलेगा हार्मोन के अंडर तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट वाले एरिया में, कलेक्टिंग डक्ट वाले एरिया में पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। मेनली पानी रीअब्जॉर्ब डिसेंडिंगली में भी हुआ था और कलेक्टिंग डक्ट वाले एरिया में भी। जो हम बात कर रहे थे कि रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होगा तो पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा वापस, तो वो इस काम कलेक्टिंग डक्ट वाले हिस्सा में हो रहा है। यहाँ ADH काम कर रहा है। अब जो रीअब्जॉर्प्शन के बाद वापस बचेगा
एंड बचेगा फिल्ट्रेट, वो है यूरिन, जिसमें सेक्रीशंस हैं, ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, हाइड्रोजन आयन है और पानी की अमाउंट है। तो यूरिन की फॉर्म में ये कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा और पेल्विस से होते हुए यूरिटर से ब्लेडर में स्टोर हो जाएगा। तो यूरिन स्टोर होगा फाइनली ब्लेडर में। हम डेली तकरीबन 3 मिलीलीटर पानी पीते हैं, लीटर, और 1 लीटर ऑलमोस्ट हम यूरिन की फॉर्म में 1 लीटर पानी वेस्ट आउट करवाते हैं बॉडी से बाहर। बच्चों, इस टॉपिक में मज़ीद भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आपकी बुक को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की है उसी लेवल पे रहूं। बार बार कह रही हूँ कि अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो अगर समझ नहीं आती तो इसे 2 बार 3 बार 4 बार सुने। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें पॉइंट्स मेन थे काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड रोल ऑफ हार्मोन्स इन लास्ट टॉपिक दैट वाज कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। स्टिल आपको समझ नहीं आती तो मैं हाजिर हूँ, आप क्वेश्चन करें जब मर्ज़ी, लेकिन रात का टाइम छोड़ के, सॉरी वो टाइम आराम का होता है चूँकि, तो दिन टाइम में कभी भी फ़ोन करें, क्वेश्चन करें, अपने ग्रुप्स में फ़ोन भी इवन कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। तो टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, लेकिन 2-3 बार सुन लें अच्छे से और फिर तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं इसका टेस्ट लूँगी, तो नेक्स्ट वीक के लिए अल्लाह हामी नासिर।